हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वी एजुकेशन पॉइंट 45 में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 17 देखेंगे। कितना प्रैक्टिस सेट नंबर 17 देखेंगे, इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 16 तक लगा रखा है। प्लेलिस्ट बना हुआ दोस्तों, वहाँ पर जाइए, आप लोग फटाफट रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। और साथ ही ध्यान दीजिएगा, आपको दोस्तों पीडीएफ चाहिए। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही ध्यान दीजिएगा, जो भी हम लोग चैनल को विजिट करके नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सेट नंबर 17 देखेंगे। सेशन स्टार्ट हो जा रहा है। सेशन स्टार्ट होने से पहले बार सेशन को लाइक कर दीजिए। लाइक ज़रूर किया कीजिए दोस्तों, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। देखते हैं आज का पहला प्रश्न है प्रैक्टिस सेट नंबर 17 का। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है खान सर पैक का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान या क्षेत्र जो है भारतीय गुरखर का प्राकृतिक आवास है। तो देखिए, ये आपको एक का आपको ए हो जाएगा लघु कच्छरन। लघु कच्छरन, आपको कच्छरन कहाँ पड़ता है? लघु कच्छरन ये गुजरात में पड़ता है। और ये इसके बारे में जान लीजिए कि गुरखर है क्या। ये आपको घोड़ा और गधा जो होता है दोनों का सम्मिलित रूप से होता है, ये आपको गुरखर उसी को कहते हैं। गुजरात में इसको गुरखर को जंगली गधा या आपको बलूची जंगली गधा भी कहा जाता है। तो ये गुरखर का जो आपको प्राकृतिक आवास है लघु कच्छरन है, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 2 नंबर, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY वर्ष खालिस्तान में शुरू की गई थी। कौन से साल में यानी कि शुरू की गई थी? तो ये 2 का आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, 1999 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर, सालार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है? देखिए, सालार जंग संग्रहालय आपका हैदराबाद में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 4 नंबर, चाणक्य खालिस्तान के शासनकाल में प्रधान अमात्य थे। तो चाणक्य जो थे किसके शासनकाल में प्रधान अमात्य थे? ये आपको चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में अमात्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के ये आपको प्रधानमंत्री भी थे। ठीक है, साथ साथ याद रखेंगे आप लोग इसको। ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे, ये चाणक्य के बारे में अगर बोला जाए तो चाणक्य का इनका निवास स्थान कहाँ था, यानी कि जन्म स्थल कहाँ था? ये पाकिस्तान के तक्षशिला में ये वहाँ से संबंध रखते हैं। और साथ साथ ये भी याद रखेंगे चाणक्य के बारे में कि चाणक्य का ये साम दाम दंड और भेद नीति जो अपनाया था, ये चाणक्य के द्वारा ही अपनाया गया था। और चाणक्य का नाम आपको साथ साथ विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी याद रखेंगे, इनका ये भी नाम से ये विख्यात है। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर, निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी एक भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है? देखिए, एक भारतीय पेशेवर आपको टेनिस खिलाड़ी कौन से हैं? प्रकाश पादुकोण, रोहन बोपन्ना, कुलदीप यादव और पुलेला गोपीचंद। तो देखिए, 5 का आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, रोहन बोपन्ना। 5 का क्या हो जाएगा? बी, रोहन बोपन्ना जो है कि एक भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। और रोहन बोपन्ना जो है, इनका आपको ये टेनिस खिलाड़ी से संबंधित है। ये कहाँ से हैं, ये समझ रखते हैं तो बेंगलोर, याद रखेंगे आप लोग, बेंगलोर से संबंधित रखते हैं कि बेंगलोर के हैं, ये याद रखेंगे साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति को अपनी सहमति प्रदान देना अनिवार्य कर दिया गया था? तो कौन से संशोधन में और कौन से साल में? तो 6 का आपका सही उत्तर हो जाएगा आपको सी, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। कब? 1971 में दे दिया गया था। अगला प्रश्न है आपको 7 नंबर, बाल न्याय यानी कि बच्चों की देखभाल और संरक्षण विधेयक जो आपको आया था 2014, किस बात की अनुमति देता है? किस बात की अनुमति देता है? तो ऑप्शन है आपको 16 से 18 वर्ष की आयु वाले किशोरों के माता पिता को किशोर द्वारा किए गए अपराध के लिए अपराधी ठहराने के लिए कोशिश की जानी चाहिए। तो किसकी अनुमति देता है? तो 7 का आपका ये ए नहीं होगा, बी पढ़ता हूँ मैं, 16 से 18 वर्ष की आयु वाले किशोरों को जघन्य अपराध के लिए वयस्कों की तरह सजा दी जानी चाहिए। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर, धन जुटाने और भारतीय कंपनियों को उधार देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा खालिस्तान बॉन्ड भारत के बाहर वैश्विक पूंजी बाजारों में निर्गत किए जाते हैं। यानी कि संस्थानों के द्वारा क्या हो जाएगा? तो 8 का बी हो जाएगा आपको मसाला। ठीक है, मसाला यानी कि धन जुटाने और भारतीय कंपनियों को उधार देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा मसाला बॉन्ड भारत के वैश्विक पूंजी बाजारों को निर्गत किए जाते हैं। अगला प्रश्न है अजीलामू। देखिए, अजीलामू लोक नृत्य है एक, ये इसका आपको संबंध आपको निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो 9 का बी हो जाएगा आपको अरुणाचल प्रदेश। अजीलामू एक आपको लोक नृत्य है, ये आपको अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपको 10 नंबर, निम्नलिखित में से किन देशों ने नवंबर 2020 में अटल इनोवेशन मिशन सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 की शुरुआत की?
तो 10 का आपको सही उत्तर है अटल इनोवेशन का प्रोग्राम जो शुरू किया था आपको, तो 10 का ए हो जाएगा आपको भारत और रूस के बीच। किसके बीच? भारत और रूस से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध नीलगिरी पर्वतों से है? देखिए नीलगिरी पर्वतों से संबंध पूछ रहा है जनजाति का, अंगामी, ओंगे, टोडा या जाड़वा, कौन सी जनजाति का संबंध आपको है? तो 11 का आपको सी हो जाएगा टोडा जनजाति। टोडा जनजाति जो है आपको नीलगिरी पर्वत से संबंधित है, उसमें आपको ये लोग निवास करते हैं। 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत म्यांमार सीमा पर निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी भारत के पूर्वी पहाड़ों इलाकों में मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जोड़ती है? देखिए मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को कौन सी पहाड़ी है जो कि जोड़ती है? तो 12 का आपको सही उत्तर हो जाएगा बी, चीन। एक चीन हिल्स है भारत म्यांमार सीमा पर निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी भारत के पूर्वी इलाकों में? देखिए चीन जो है आपको चीन आपको हिल्स जो है पहाड़ी जो है ये आपको मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जोड़ती है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, खालिस्तान 1864 और 1939 के बीच ब्रिटिश सरकार का ग्रीष्मकालीन राजधानी रही थी। देखिए 1800 खालिस्तान के बारे में पूछा है, यानी कि कौन सा आपको 1864 और 1939 के बीच ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही थी, कौन सी? तो 13 का आपको सही उत्तर हो जाएगा ए, शिमला। शिमला जो है कि आपको 1864 और 1940 से ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही थी। अगला प्रश्न है 14 नंबर, किसी देश की औसत आय की गणना कैसे की जाती है? कोई भी देश का औसत आय की जो गणना की जाती है कैसे की जाती है? देश की कुल आय को इसकी कुल जनसंख्या से विभाजित करके। तो देखिए 14 का आपका पहला ही सही है कि आपकी देश का आपको टोटल जितना इनकम होता है, कुल आय, ठीक है, कुल इनकम जो होता है आपको, अब बटा में टोटल कुल आपको जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या, तो इस तरह से आपको औसत आय की गणना की जाती है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए जेट इंजन जो है आपको किस सिद्धांत पर कार्य करता है? त्वरण के संरक्षण या रैखिक संवेग संरक्षण या वेग के संरक्षण या कोणीय संवेग का संरक्षण? तो 15 का आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है ये जेट इंजन। अगला प्रश्न है खालिस्तान उद्यम एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम होता है जिसमें मुख्यतः व्यापार के माध्यम से तथा सामान को सस्ते में खरीद कर और उसे उच्च कीमतों पर बेचकर लाभ कमाया जाता है। तो कौन सा ऐसा ये उद्यम है? कौन सा उद्यम एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम है? तो 16 का आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, वाणिज्यिक उद्यम। देखिए वाणिज्यिक उद्यम में होता क्या है कि कोई भी व्यवसाय हम लोग करते हैं या व्यापार करते हैं, उसमें आपको उस माध्यम से आपको सामान को सस्ते दाम में खरीद करके उच्च कीमत पर बेच करके लाभ प्राप्त करना है, लाभ कमाना, ये आपको वाणिज्यिक व्यवसाय उद्यम कहलाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 17 नंबर, किसी फूल के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? कोई भी जैसे फूल होता है ना, उसका अंडाशय जो होता है उसके अंदर में छोटे मनके जैसी संरचना जो होती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? तो 17 का आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, बीजांड कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? बीजांड कहते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसजेंडर बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए भारत का पहला घर कहाँ स्थापित किया जाएगा? देखिए इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन कि ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए की देखभाल के लिए और सुरक्षा के लिए भारत का पहला घर कहाँ स्थापित किया जाएगा? मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु या चेन्नई? तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा डी, चेन्नई में। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, 18 का आपको सही उत्तर है सी, बेंगलुरु। कहाँ किया जाएगा? बेंगलुरु में। यानी कि ट्रांसजेंडर बच्चे हैं जितने भी, उनकी देखभाल और सुरक्षा के लिए पहला घर कहाँ स्थापित किया जाएगा? बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर, महान फुटबॉलर डिएगो माराडोना, ये महान फुटबॉलर हैं डिएगो माराडोना, जिनकी मृत्यु नवंबर 2020 में हो गई थी, ठीक है, उनके नेतृत्व में उनके देश अर्जेंटीना ने खालिस्तान में फीफा विश्व कप का खिताब जीता। यानी कि उनके नेतृत्व में कब जीता था? 1982, 94, 90 या 86 में? तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा डी, 1986 में जीता था। अगला प्रश्न है 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नियम यह कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है? तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा बी, गुरुत्वाकर्षण का नियम। ये गुरुत्वाकर्षण का नियम कहलाता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के नियम को ही ये कहते हैं कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये आपको किसका नियम है? गुरुत्वाकर्षण का नियम है। 21 नंबर प्रश्न है, 21 नंबर प्रश्न, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार खालिस्तान वर्ष और उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो किसी भाषा को समझ और पढ़ सके और लिख भी सके तो वो साक्षर माना जाएगा। मतलब कि कितने वर्ष की आयु का कोई भी जो बच्चा है आपको उसको उस भाषा को आपको समझ करके पढ़ और लिख सकता है तो वो साक्षर माना जाएगा। तो इसका आपको सही उत्तर हो जाएगा 7 साल। कितने साल? इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे कि 7 साल का बच्चा या उससे अधिक का कोई भी व्यक्ति है जो उसको किसी भी भाषा को समझ कर पढ़ सकता है, उसको भी लिख सकता है, तो वो आपको साक्षर माना जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर, समुद्री निकायों और समुद्र में खालिस्तान पानी होता है तो कैसा पानी होता है? तो समुद्री निकायों और समुद्र में आपको कैसा पानी होता है? तो ये खारा पानी होता है, इसलिए आप लोग सभी लोग जानते होंगे। तो समुद्री
जल जो है कि खारा होता है, क्यों होता है? यानी कि NaCl यानी कि नमक का मात्रा जो उसमें होता है, तो वही। तो उसमें ये एक चीज़ है कि आपको समझ लीजिएगा, खारा पानी जो होता है आपको समुद्र में जो चट्टान होता है ना, तो उससे आपको NaCl जो होता है, जो निकलता है उसमें आता है पानी में, किस माध्यम से? तो केशिकत्व के माध्यम से। इसको साथ साथ याद रखेंगे, केशिकत्व। क्या है? केशिकत्व। केशिकत्व की विधि के द्वारा यह सतह पर आ जाता है, इसी कारण आपको समुद्र का पानी खारा होता है। अगला प्रश्न है आपको 23 नंबर, सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न। देखिए, भारत रत्न को आपको नागरिक पुरस्कार यानी कि आपको राष्ट्रीय पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है, साथ साथ इसको भी याद रखेंगे। तो भारत रत्न है निम्नलिखित में से किस वर्ष में आरंभ किया गया था? देखिए, कौन से साल में आपको आरंभ किया गया था? ये आपको 1954 में आरंभ किया गया था। 23 का आपको सही उत्तर सी हो जाएगा। 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई। और सर्वप्रथम आपको किन 3 व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? वो 3 व्यक्ति कौन कौन से हैं? तो राधा कृष्णन, राजगोपालाचारी और सीवी रमन। याद रखेंगे इसको भी साथ साथ कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजगोपालाचारी और सीवी रमन को दिया गया था भारत रत्न 1954 में। अगला प्रश्न है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन यानी कि ORS का फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन की अनुशंसा खालिस्तान से पीड़ित व्यक्ति के लिए की जाती है। यानी कि किस पीड़ित व्यक्ति के लिए जो की जाती है, इसकी अनुशंसा मतलब कि किसके लिए की जाती है? तो 24 का आपको सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि दस्त यानी कि डायरिया। डायरिया के लिए की जाती है। डायरिया से जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसको क्या दिया जाता है? ORS का घोल दिया जाता है। तो वो डायरिया जो है आपको किसके कारण होता है? डायरिया को ही हम लोग याद रखेंगे, साथ साथ डायरिया को ही हम लोग हैजा या कोलेरिया भी इसको बोला जाता है, याद रखेंगे साथ साथ कोलेरिया। ठीक है, हैजा या कोलेरिया भी कहा जाता है। और हैजा जो होता है आपको दूषित भोजन हम लोग जो करते हैं उसी के कारण हम लोग को दस्त या जो डायरिया बोला जाता है, जिसको हो जाता है। और ये किस जीवाणु के कारण होता है? साथ साथ याद रखेंगे, विब्रियो कॉलेरी के कारण आपको हैजा जो बीमारी हम लोग को हो जाता है किसी को भी, उसी के कारण होता है। और इसका निवारण क्या है? ORS की घोल। अगला प्रश्न है आपको 25 नंबर, 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला खालिस्तान के बाद बंगाल का नवाब बना। देखिए, 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला जो है किसके बाद बंगाल के नवाब बने? यानी कि सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब बने थे, किसके बाद बने थे? तो 25 का आपको सही उत्तर हो जाएगा डी, अलवर्दी खान के बाद। 25 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, अलवर्दी खान के बाद आपको सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP में व्यवसाय या सेवा क्षेत्र के तहत स्वीकार परियोजना की अधिकतम लागत कितनी है? तो देखिए, आपको प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जो है, तो आपको इसमें आपको कितना राशि मिलता है? तो 26 का आपका बी हो जाएगा 10 लाख रुपया। 10 लाख या इससे अधिक भी मिलता है। और ये प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का व्यवसाय के लिए है। अगला प्रश्न है आपको 27 नंबर, निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? देखिए, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 28 नंबर, खालिस्तान एक खोखली लौकी में बांस के 2 छोटे पाइप। देखिए, खोखली लौकी में बांस के 2 छोटे पाइप लगा करके बनाया गया एक सुशीरवाद यंत्र है, जिसे ज्यादातर सपेरों द्वारा इस्तेमाल में किया जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? बीन, डेरू, घड़ा या खड़तल। इसको बीन कहा जाता है। जो सांपों के लिए जो पकड़ने के लिए किया जाता है ना इस्तेमाल, उसको क्या कहते हैं? बीन। ये एक सूखी लौकी में बांस के 2 छोटे पाइप लगाकर बनाया जाता है। अगला प्रश्न है 29 नंबर, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया था? देखिए, कौन सी लड़ाई हुई थी जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेज ने मैसूर पर कब्जा कर लिया था? बक्सर की लड़ाई, श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी, या प्लासी की लड़ाई, या पोलीलूर की लड़ाई? ये आपको सी द राइट आंसर। आपको प्लासी की लड़ाई जो हुई थी आपको 1757 ईस्वी में हुई थी। इसमें आपको ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया था। अगला प्रश्न है 29 के बाद 30 नंबर प्रश्न है, 30 नंबर प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की धारा 510 के अनुसार एक शराबी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से दुराचार करने की सजा साधारण कारावास के साथ दंडनीय है, जो 24 घंटे तक बढ़ाई जा सकती है, या जुर्माना जो कितना रुपया तक बढ़ाया जा सकता है, या इन दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है? कोई भी जो व्यक्ति है जो आपको भारतीय दंड संहिता 510 के अनुसार एक शराब जो व्यक्ति पी लेता है कोई भी, तो उसके साथ साथ आपको कितना रुपया तक का जुर्माना लग सकता है, या साथ साथ कारावास भी हो सकता है? तो 30 का बी हो जाएगा 10 रुपया। कितना? मात्र 10 रुपया तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा 31 नंबर, देश के भीतर लोगों के एक साथ से दूसरे साथ है पर जाने अथवा देश से बाहर जाने को खालिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देश के भीतर लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने अथवा देश के बाहर जाने को क्या कहा जाता है? उत्प्रवास, प्रवास,
अप्रवास या नवा स्थानांतर। 31 का आपको सही उत्तर हो जाएगा बी, प्रवास कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? प्रवास यानी कि माइग्रेशन। अगला प्रश्न है 32 नंबर, खालिस्तान और ताप्ती नदियां एक दूसरे के लगभग समानांतर बहती हैं, लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती हैं। तो कौन सी नदी है? ताप्ती और कौन सी नदी है? तो ताप्ती और नर्मदा। 32 का सी हो जाएगा। ताप्ती और नर्मदा नदी हैं जो एक दूसरे के समानांतर यानी कि पैरेलल बहती हैं। और साथ साथ याद रखेंगे कि ताप्ती नदी जो है कि ये कहाँ गिरती है? ये खंबात की खाड़ी में। ताप्ती नदी जो है ये खंबात की खाड़ी में गिरती है और नर्मदा अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। साथ साथ इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 33 नंबर, हमारे सौर मंडल के बाहर निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ग्रह है जो आमतौर पर हमारी आकाशगंगा में किसी अन्य तारे की परिक्रमा करते हैं? कौन सा आपको ग्रह है जो आमतौर पर हमारे आकाशगंगा में किसी अन्य तारे की परिक्रमा करते हैं? तो 33 का बी हो जाएगा, एक्सोप्लैनेट जो है कि आपको आमतौर पर हमारे आकाशगंगा में किसी अन्य तारे की परिक्रमा करते हैं। अदरवाइज जितने भी ग्रह होते हैं वो आपको ब्रह्मांड की परिक्रमा करते हैं। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, विश्व बैंक द्वारा वर्गीकृत सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर भारत किस आय वर्ग में आता है? कौन से आय वर्ग में आता है भारत? तो 34 का सी हो जाएगा, निम्न मध्यम आय ग्रुप में आता है। 35 नंबर प्रश्न है, लॉन टेनिस में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है? लॉन टेनिस में किस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है? स्मैश, ड्यूस, स्कूप या एस? तो इसमें 35 का सी हो जाएगा। देखिए स्कूप शब्द जो है कि आपको इसमें प्रयोग नहीं किया जाता है। अदरवाइज ड्यूस, स्मैश और एस ये शब्द जो है कि लॉन टेनिस खेल में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न 36 नंबर, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इस प्रथा का प्रचलन निषिद्ध किया गया है? तो देखिए अस्पृश्यता का अंत जो है कि आपको अनुच्छेद 17 में मौजूद है। देखिए वहीं 18 है तो उपाधियों का अंत है। 18 में क्या दिया जाता है? उपाधियों का अंत है। जो भी आपको अवार्ड जो दिया जाता है जिसे भी वो आपको अनुच्छेद 18 के तहत ही दिया जाता है। साथ साथ इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 37 नंबर, नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खालिस्तान किस राज्य में स्टैच्यू ऑफ पीस, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया? प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया था। नवंबर 2020 में स्टैच्यू ऑफ पीस में कौन से राज्य में इसका अनावरण किया गया? तो 37 का आपको सही उत्तर हो जाएगा बी, राजस्थान में। स्टैच्यू ऑफ पीस कहाँ अनावरण किया गया है? राजस्थान में। अगला प्रश्न है 38 नंबर, पुरातात्विक स्थल खालिस्तान में जमीनी खोदाई में सीढ़ियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखिए पुरातात्विक स्थल है खालिस्तान, कहाँ? जमीनी खुदाई में सीढ़ियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सीढ़ी का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है तो 38 का आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, बुर्ज होम में प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है आपको 39 नंबर, खुल्लम लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? देखिए खुल्लम नृत्य जो होता है ना ये आपको किस राज्य से संबंधित है? हरियाणा, छत्तीसगढ़, मिजोरम या झारखंड? तो 39 का सही उत्तर हो जाएगा सी, मिजोरम का ये आपको लोक नृत्य है खुल्लम। 39 नंबर। अगला प्रश्न है वेट्टी खालिस्तान शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्र किया गया कर था, यानी कि टैक्स था। तो वेट्टी यानी कि कौन से शासक के द्वारा? नंद, पल्लव, चालुक्य या चोल? तो 40 का डी हो जाएगा आपको चोल शासक के द्वारा वेट्टी जो है जबरन जो है कि श्रम जो मेहनत किया जाता है उसमें एकत्र किया गया कर था, एक टैक्स था। अगला प्रश्न है 41 नंबर, अरुणाचल प्रदेश का एक अंजौ जिला है कि सीमावर्ती गांव किबिथू में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो लॉन्च किया है आपको किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह या अजीत डोभाल? तो 41 का आपको सही उत्तर हो जाएगा सी, अमित शाह। 42 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार 13 से 15 अप्रैल 2023 तक 3 दिवसीय बैसाखी महोत्सव 2023 का आयोजन करेगी? तो 42 का आपको सही उत्तर हो जाएगा बी, जम्मू कश्मीर। कौन? जम्मू कश्मीर हो जाएगा आपको ये सही उत्तर। अगला प्रश्न है 43 नंबर, सांख्यिकी में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है जिसे अक्सर सांख्यिकी का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? तो 43 का सही उत्तर हो जाएगा ए, सी राधाकृष्णन राव को सांख्यिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है आपको 44 नंबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवीनतम बाघ जनगणना डेटा जारी किया है, ठीक है, जो दर्शाता है कि 2018 में 2967 से 4 वर्षों में देशों में बाघों की संख्या कितनी वृद्धि हुई है? तो ये देश में बाघ की संख्या की जो वृद्धि हुई है तो 44 का आपको सही उत्तर हो जाएगा 200। टोटल आपको जो वृद्धि हुआ आपको 2018 के बाद 2967 के बाद तो जोड़ करके आपको 200 टोटल हो गया आपको 3167 हो गया आपको ये बाघों की संख्या। अगला प्रश्न है आपको 45
नंबर, बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड को अडानी पावर के गोड्डा प्लांट से 450 मेगावाट बिजली मिली है। गोड्डा पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? देखिए गोड्डा प्लांट जो है आपको 45 का बी हो जाएगा, झारखंड में है। कहाँ है? 45 का बी हो जाएगा, झारखंड में ये स्थित है गोड्डा पावर प्लांट। 450 से बढ़ा करके इसको कितना कर दिया गया है? अब मिलेगा मेगावाट बिजली 750। अगला प्रश्न है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? देखिए गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जो 2023 से प्रदान किया गया है, तो 46 का सही उत्तर हो जाएगा ए, एलेसेंड्रा कोराप को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है वयोवृद्ध राजनीतिज्ञ और पूर्व न्यायाधीश मोहम्मद शहाबुद्दीन चुपू ने किस देश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आपका भारत का पड़ोसी देश है ये। तो 47 का आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, बांग्लादेश का आपको ये नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं। अगला प्रश्न है 48 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वैंकूवर स्थित निगम ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में अपना पहला उत्पादन संयंत्र खोलेगा? तो कौन खोलेगा? 48 का आपको डी हो जाएगा आपको जाइपेक्स जो है आपको वैंकूवर स्थित नामक ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश में अपना पहला उत्पादन संयंत्र खोलेगा। 49 नंबर प्रश्न है 25 अप्रैल को किस शहर ने एक अद्वितीय खगोलीय घटना का अनुभव किया है क्योंकि इसकी छाया सतह से गायब हो गई थी? क्योंकि इसकी जो छाया है ना सतह से गायब हो गई थी। तो ये आपको 49 का सही उत्तर हो जाएगा आपको डी, अहमदाबाद। 50 नंबर क्वेश्चन है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस से हर साल 26 अप्रैल को मनाया जाता है। वैश्विक बौद्धिक संपदा दिवस 2023 का विषय क्या है? तो 50 का आपको सही उत्तर हो जाएगा ए, त्वरित नवाचार और रचनात्मकता महिला और आईपी। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा त्वरित नवाचार और रचनात्मकता महिला और आईपी विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2023 का विषय है। अगला प्रश्न है 51 नंबर, खाली स्थान में कमी लाने के लिए, किसमें कमी लाने के लिए भारत और फ्रांस ने मोबिलाइज योर सिटी MYC का फुल फॉर्म होता है कि कार्यान्वयन अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। तो 51 का आपको सही उत्तर हो जाएगा ए, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए। अगला प्रश्न है 52 नंबर, संरक्षण एवं संक्षारण एवं जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर किए जाने वाले विद्युतीय लेपन में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो अब इसलिए आप लोग जानते होंगे जस्ता का उपयोग किया जाता है, जिसे गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं। तो ये आपको गैल्वेनाइजेशन जो आपको है, गैल्वेनीकरण किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? तो ये इटली के एक वैज्ञानिक थे। कहाँ के? इटालवी वैज्ञानिक थे, लुइनी गैल्विनी। इसको साथ साथ याद रखेंगे नाम कि लुइनी गैल्वेनी के नाम पर ये गैल्वेनाइजेशन जो होता है, गैल्वेनीकरण, ये आपको जस्ता जिसमें लेप चढ़ाया जाता है लोहे में, जैसे जंग से बचाने के लिए और संचारण के लिए, तो इन्हीं के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है 53 नंबर, किस तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद खाली स्थान की संख्या के बराबर होते हैं? तो किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद किस संख्या के बराबर होती है? तो 53 का आपको सही उत्तर हो जाएगा ए, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। अगला प्रश्न है किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नज़दीक पहुंचने पर घटती जाती है? तो 54 का सही उत्तर हो जाएगा सी, ऑक्सिन। ऑक्सिन की खोज किसने? ऑक्सिन की खोज क्रूसोवा ने किया था। अगला प्रश्न है 55 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयचर, देखिए उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। उभयचर देखिए जान लीजिए पहले कि किसे कहा जाता है। तो उभयचर जो आपको जल में भी रहते हैं और स्थल पे भी रहते हैं, उसे ही उभयचर कहा जाता है, जैसे टोड, कबूतर, बिल्ली या कछुआ। तो 55 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, टोड। 55 का सही उत्तर हो जाएगा ए, टोड। अगला प्रश्न है आपको भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा स्थलाकृतियों, उनकी उत्पत्ति एवं संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए समर्पित है? भौतिक भूगोल की कौन सी जो शाखा है उनकी स्थलाकृति, उनकी उत्पत्ति एवं संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए समर्पित है? तो 56 का डी हो जाएगा भू आकृतिक विज्ञान, यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी जिसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है 61 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अलौह धात्विक खनिज नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अलौह धात्विक खनिज नहीं के बारे में पूछा जाता है? तो 57 का ए हो जाएगा अभ्रक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है? कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है? तो 58 का सही उत्तर हो जाएगा सी, जाति यानी कि स्पेसीज। कोई भी जीवधारी का जो वर्गीकरण किया जाता है तो उसका मूल इकाई जो होता है, बेस उसका यूनिट जो होता है, जाति पर ही किया जाता है उसका वर्गीकरण, यानी कि स्पेसीज पर ही उसके। 59 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है? तो 59 का बी हो जाएगा हाइड्रोजन
हाइड्रोजन बम जो है आपको उसी पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 60 नंबर, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। बेरी बेरी रोग जो होता है आपको B1, विटामिन B1 की कमी से होता है। गंडमाला जो होता है ना, ये आपको आयोडीन की कमी से होता है हमारे गले में, जिसको ग्वाइटर कहा जाता है। ये सब याद रखेंगे। दृष्टिहीनता जो है आपको ये बीमारी विटामिन ए की कमी से होता है। साथ साथ सभी को इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 61 नंबर, उर्वरक के पैक पर मुद्रित अक्षर NPK। देखिए NPK जो आपको उर्वरक के पैकेट पर जो मौजूद होता है, आपको लिखा होता है, वो क्या दर्शाते हैं? वो आपको देखिए N से आपको नाइट्रोजन, P से हो जाएगा पोटेशियम, P से फास्फोरस और K से पोटेशियम। तो देखिए कहाँ कहाँ है इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस है। तो 61 का आपका ये नहीं है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, बी द राइट आंसर। ठीक है, यही आपको दर्शाता है। अगला प्रश्न है आपको 62 नंबर, कौन सा विटामिन हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है? कौन सा जो विटामिन है हमारी आंख और त्वचा को स्वस्थ रखता है, यानी कि हेल्थी रखता है? तो 62 का सही उत्तर हो जाएगा आपको बी। 62 का बी हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए जो है कि हमारी आंख और त्वचा को स्वस्थ रखता है। साथ साथ याद रखेंगे विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ई को कहते हैं, ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। डी का हो जाएगा आपको कैल्सीफेरॉल, बी का हो जाएगा राइबोफ्लेविन। ये सब साथ साथ याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि PRAM का संक्षिप्त रूप है आपको किसका है? PROM। ए इज द राइट आंसर। 63 का ए हो जाएगा, इसका प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। 64 नंबर प्रश्न है उत्पादन हेतु कच्चा माल और नकदी इसके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। कच्चा माल उत्पादन के लिए और नकदी किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? भौतिक पूंजी, कार्यशील पूंजी, स्थिर पूंजी या मानव पूंजी। 64 का सही उत्तर हो जाएगा बी, कार्यशील पूंजी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। अगला प्रश्न है 65 नंबर, साधारण पदार्थों से स्वयं भोजन बनाने वाले जीवों को खालिस्तान कहा जाता है। साधारण पदार्थ से जो स्वयं भोजन बनाने वाले जो जीव होते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? तो 65 का सी होता है, हो जाएगा स्वपोषी। क्या कहते हैं उसे? स्वपोषी कहते हैं। अगला प्रश्न है 66 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है? देखिए सुपर कंप्यूटर नहीं के बारे में पूछा जा रहा है। तो 66 का आपको बी हो जाएगा PDA। PDA का देखिए फुल फॉर्म क्या होता है? PDA देखिए क्या है? देखिए PDA जो है ये एक बिना कीबोर्ड का मोबाइल डिवाइस है। PDA क्या है? एक बिना कीबोर्ड का मोबाइल डिवाइस है। अदरवाइज आपको क्रे 3, एका और परम, ये सब जो है आपको सुपर कंप्यूटर है। अगला प्रश्न हो जाएगा 67 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा उत्पादक का एक प्रमुख दोष नहीं है? प्रमुख दोष जो है को नहीं है, परमाणु ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख दोष नहीं है। तो 67 का सही उत्तर हो जाएगा बी, विद्युत उत्पादन। 67 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, विद्युत उत्पादन नहीं है। अगला प्रश्न है 68 नंबर, दंत क्षय यानी कि डेंटल कैरीज जो होता है का अर्थ क्या है? तो दंत क्षय का मतलब होता है कि दांतों का सड़ना। क्या होता है? दांतों का सड़ना ही दंत क्षय कहलाता है। जब मुंह का pH मान आपको 5.5 से कम हो जाता है ना, तो दांतों का जो क्षय होना शुरू हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। अगला प्रश्न है 69 नंबर, उस पुनरावृत्ति परिवर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का आभास होता है? उस पुनरावृत्ति परिवर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का आभास होता है? तो उसको क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि, सोनिक बूम, परावर्तन या गूंज। तो 69 का सही उत्तर हो जाएगा ए, प्रतिध्वनि कहते हैं। अगला प्रश्न है तारों के विभिन्न समूहों द्वारा गठित या निर्मित विभिन्न प्रतिरूप क्या कहलाते हैं? तो 70 का डी हो जाएगा तारामंडल। ठीक है, तारामंडल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है? देखिए उपधातु की पहचान करना है, सीसा, ब्रोमीन, सोना, सिलिकॉन। तो 71 का सही उत्तर हो जाएगा डी, सिलिकॉन एक उपधातु है। ठीक है, उपधातु है सिलिकॉन, जबकि सीसा, ब्रोमीन और सोना ये सब धातु कहलाते हैं। अगला प्रश्न है विशिष्टता द्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? विशिष्टता द्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो 72 का डी हो जाएगा रामानुजाचार्य, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 73 नंबर, निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? देखिए प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किसे किया जाता है? 73 का बी हो जाएगा आपको मेटाजोआ को किया जाता है। अगला प्रश्न है किस चट्टान में नतवलन यानी कि डाउनफोल्ड को क्या कहा जाता है? किसी चट्टान में नतवलन को क्या कहा जाता है? तो 74 का ए हो जाएगा अभिनति कहते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या जम्मू और कश्मीर में स्थित है? क्या कौन सा? देखिए पाखल वन्यजीव अभयारण्य, जलदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान या बाल प्रक्रम राष्ट्रीय उद्यान। तो 75 का सी हो जाएगा दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? भगवान महावीर का मूल नाम क्या है?
आनंद, सिद्धार्थ, सारिपुत्र या वर्धमान। तो 76 का सही उत्तर हो जाएगा आपको डी, वर्धमान। वर्धमान ही आपको भगवान महावीर का मूल नाम है और भगवान महावीर आपको जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे, याद रखेंगे साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 77 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है? उपग्रह की आधारित संवर्धन प्रणाली है भारत की कौन सी? जतन, गगन, नाग या गगन शक्ति। तो 77 का सही उत्तर हो जाएगा बी, गगन। गगन है। अगला प्रश्न 78 नंबर, 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम जिसे कहा जाता है कहाँ आयोजित होंगे? 2022 में जो हो चुका। 78 का सही उत्तर है ए, बर्मिंघम। बर्मिंघम में होगा। अगला प्रश्न है 79 नंबर, 2018 में निपाह संक्रमण प्रकोप कहाँ फैला था? देखिए सब जो निपाह वायरस जो आया था सबसे पहले आपको कहाँ फैला था? 2018 में। तो 79 का सही उत्तर है बी, केरल। केरल से ही आपको शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है 80 नंबर, निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी। देखिए दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? डरबन, केप टाउन, प्रिटोरिया या ब्लूमफॉन्टेन। तो 80 का सही उत्तर हो जाएगा सी, प्रिटोरिया। देखिए प्रिटोरिया जो है आपको दक्षिण अफ्रीका का प्रशासनिक राजधानी है। कौन? प्रिटोरिया। और वहीं पूछ देगा आपको ब्लूमफॉन्टेन। ब्लूमफॉन्टेन जो है ये आपको न्यायिक राजधानी है। यह भी दक्षिण अफ्रीका की राजधानी ही है, लेकिन ब्लूमफॉन्टेन जो है आपको ये न्यायिक राजधानी हो जाएगा। और इसके साथ साथ केप टाउन भी राजधानी है दक्षिण अफ्रीका की, लेकिन ये आपको विधायी राजधानी कहलाती है। विधायी राजधानी ये आपको विधायी राजधानी। और ब्लूमफॉन्टेन के बारे में पूछ देगा तो ये न्यायिक राजधानी है। साथ साथ इसे भी याद रखेंगे, ब्लूमफॉन्टेन न्यायिक राजधानी, केप टाउन विधायी राजधानी और प्रिटोरिया जो है आपको प्रशासनिक राजधानी कहलाती है दक्षिण अफ्रीका की। अगला प्रश्न है आपको 81 नंबर, 7E परियोजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? जो 7E परियोजना जो संबंधित है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो 81 का आपको सी हो जाएगा, शिक्षा जगत से ये संबंधित है। किसके से? शिक्षा जगत से ये संबंधित है 7E। और इसको किसके द्वारा आपको प्रतिपादित किया गया था, लॉन्च किया गया था? तो ये नीति आयोग। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपको 82 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है? देखिए अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं के बारे में पूछा जा रहा है, तो कौन नहीं है? तो 82 का आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, सरीसृप। सरीसृप जो है ना ये अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर, जोजिला टनल प्रोजेक्ट। देखिए जोजिला टनल प्रोजेक्ट जो है इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। कहाँ स्थित है? तो ये आपको जम्मू कश्मीर में स्थित है। जोजिला टनल प्रोजेक्ट J&K जम्मू कश्मीर में स्थित है। और इसके साथ साथ ये भी याद रखेंगे कि जोजिला टनल प्रोजेक्ट जो है इसकी लंबाई कितनी है? तो 14 किलोमीटर। याद रखेंगे 14 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो कि एशिया की सबसे लंबी होने वाली है और विश्व की एशिया की सबसे लंबी होने वाली है। और इसके साथ साथ याद रखेंगे कि ये जोजिला टनल प्रोजेक्ट जो है आपको यह श्रीनगर लेह NH1 पर आपको ये स्थित है। कहाँ से कहाँ, किसके बीच? तो बालाटाल और मीना मार्ग। बालाटाल, ठीक है, इसको साथ साथ याद रखेंगे, बालाटाल और मीना मार्ग। बालाटाल और मीना मार्ग के बीच स्थित है ये जोजिला टनल प्रोजेक्ट और 14 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला प्रश्न है 84 नंबर, ऑपरेशन ग्रीन्स एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए ऑपरेशन ग्रीन्स एक ये सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका मकसद क्या है? तो 84 का सही उत्तर हो जाएगा डी, टमाटर, प्याज और आलू टॉप की फसलों की आपूर्ति में स्थिर लाना। टमाटर, प्याज और आलू की फसलों में आपकी आपूर्ति में स्थिरता लाना ही आपको ऑपरेशन ग्रीन्स है। और साथ साथ इसको भी याद रखेंगे कि ऑपरेशन ग्रीन जो है आपको इसके अंतर्गत इसको कब लॉन्च किया गया था? ऑपरेशन ग्रीन्स को 2018 में इसको लॉन्च किया गया था ऑपरेशन ग्रीन्स को। और ये जो है इस योजना में टोटल 22 सब्जी व फल शामिल किया गया है। इस योजना में टोटल 22 सब्जी और फल को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है 85 नंबर और आज का अंतिम प्रश्न है कि असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल क्या कहलाता है? असम और अरुणाचल प्रदेश को जो जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा आपको है ये पुल है। तो 85 का सही उत्तर हो जाएगा बी, बोगीबील ब्रिज। बोगीबील ब्रिज के नाम से जाना जाता है। और यह पुल की लंबाई कितनी है? 4.94 किलोमीटर। कितने? 4.94 किलोमीटर। साथ साथ इसे भी याद रखेंगे। तो दोस्तों आई होप कि आज का सेशन अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेट में।